नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की तमाम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बेतिया में बाढ़ से मचा हाहाकार, सड़क पर 3 से 4 फीट भरा पानी, बाढ़ ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। राज्य में मैट्रिक इंटर के रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला हुआ तय, जैक बोर्ड ने तैयार किया फॉर्मूला। 20 जुलाई तक मैट्रिक इंटर के रिजल्ट हो सकते हैं जारी। समस्तीपुर में बारिश ने बदली तस्वीरें, जगह जगह हुआ जल जमाव, शारिक रहमान ने जल निकासी की व्यवस्था पर उठाए सवाल। और यूपी बिहार का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूटा, मुख्य सड़क पूरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त, सड़क धंसने से आवागमन हुआ था। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। बेतिया में हो रही बारिश और वाल्मीकि नगर गंडक बाजार से छोड़े गए पानी से जिले में बाढ़ के हालात हो गए हैं। दोबारा से आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बेतिया नरकटियागंज मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट तक बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे नरकटियागंज अनुमंडल सहित दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। लोरिया का ऐतिहासिक अशोक स्तंभ की बाढ़ के पानी में डूब गया है। सैकड़ों की संख्या में सब्जी दुकानदारों की दुकान और उनकी सब्जियां बाढ़ में बह गई, तो वहीं सैकड़ों एकड़ में लगे धान के बिचड़े और गन्ने की फसल बर्बाद हो गए। धान के बिया के स्थिति भइल की जन पहिलका बेर तो गईबे कई धान के बिया गिराव रहता। 55 रुपया 50 रुपया किलो के धान के बिया कीन के गिराव रहा। पहिलका बाढ़ ले गई, दूसरको में फिर गिराव रहा धान के बिया, फिर ई बाढ़ ले गई। हमनी के स्थिति बहुत माने एथी हो गई, दयनीय हो गई बा। मुख्यालय में 12 आदमी ले गई, रोई जनवा कोनो ओकर सुनवाई ना भइल, कोनो लाभ ना मिलल। हमनी के स्थिति बहुत किसान के जौन बात बहुत दयनीय हो गई है। जिला प्रशासन से कोई सहायता मिला है? कोई सहायता अभी नहीं मिला है। वो भी गला पूंजी था, वो भी हम लोग आज समाप्त हो गया इस बार में। और जाए तो जाए कहा, हम लोग जो मैंने स्थिति इतनी बुरी हो गई, भूखमरी के कगार पर आ गए हम। अब न कोई गला है, न पूंजी है, न महाजन माल देने के लिए तैयार है। अब हम लोग पैसा है कि दुकानदारी फिर से कर सके। क्या नाम हो आपका? शिव शाह। कितने दुकानदार हैं आप लोग यहाँ? दुकानदार तो यहाँ पर 111 आदमी हैं। 111 जी। और समस्तीपुर से अगली खबर, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने शहर की तस्वीर बदलकर रख दी है। जगह जगह जल जमाव हो गया है। साफ सफाई के नाम पर प्रति महीने लाखों खर्च होने के बाद भी स्थिति नहीं सुधर रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब बारिश का पानी पार्षदों के घर में भी जमा होने लगा है। नगर निगम के उप मुख्य पार्षद शारिक रहमान ने शहर में जल निकासी की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए बनी योजना पर सही अमल नहीं हुआ, जिससे पूरे नगर क्षेत्र में बारिश का पानी का जमा हो गया है। जल जमाव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं नालियां गंदगी से पटी पड़ी है, जो बीमारियों को आमंत्रण दे रही है। आज नहीं बल्कि बारिश के पहले भी और लगातार हम लोग कोशिश करते हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था बनी रहे और नाले उड़ाही के लिए हमारे पास लगातार पुली भी मिलता है और हम कराते भी। लेकिन बीमारी कहाँ है उसको पहले देखना है। बीमारी यह है कि जिस योजना से, जिस किसी की योजना से, जिस फंड से भी बना होना है, वो क्या है कि कमाने का जरिया बन गया है, व्यवसाय हो गया है। और उस व्यवसाय में भी ऐसा व्यवसाय है कि आने वाले समय में फिर ये परेशानी हो जाती है। नाला बंद हो जाता है लेकिन उसका निकासी कहीं नहीं है। इनके घर से उनके घर तक, फिर उनके घर से किधर, नाला का कहीं कोई रास्ता नहीं रहता है। अभी यहाँ पर मैं लगातार साफ करा रहा हूँ कितने घंटों से। नाला सीधा आया है, इस बाउंड्री में घुसा है, ऊपर से बाउंड्री और बाउंड्री के बाद ये गेट से नाला निकला है, सीधा चला गया है। और अगली खबर बगहा से है, जहां पर यूपी बिहार का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया। रतवल धनहा मुख्य सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं सड़क का एक हिस्सा खंडहर बन गया है। नदी थाना क्षेत्र के नन्हा में मुख्य सड़क के धंसने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने गाड़ियों के आवागमन को रोका और उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी। लगातार शिकायतें करने के बाद भी विभाग ने मरम्मत कराना
मुनासिब नहीं समझा, जिसके चलते सड़क का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। यूपी बिहार के बीच जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। फंसे हुए हैं 4 घंटे से। 4 घंटा से। हाँ, वो भी शादी में से आ रहे हैं सुबह से। कहाँ जाना है? जाना है जोगापट्टी प्रखंड। हाँ, जोगापट्टी प्रखंड। इधर कहाँ से रहे हैं? आ रहे हैं हम बेलवा से। बेलवा तो उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश ऊपरी से आ रहे हैं ना, पड़ावना के पास है बेलवा। शादी से आ रहे हैं। शादी से आ रहे हैं। 9 से भी है, सब लोग है, 5-6 गाड़ी है, मतलब सब फंसे हुआ है। सब फंसा है। ये करीब लगभग 1:30 बजे के करीब, 1:30-2 बजे के करीब में रात्रि में। तो अभी इसको लेकर कहाँ तक सूचना दी गई है? विभागीय कहीं सूचना दी गई है? हर जगह सूचना दिया गया। हाँ, तो यहाँ जो गड्ढा हुआ है तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए मतलब आप लोग खड़े हैं जी। कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है क्या गाड़ियों के निकलने के लिए, छोटे वाहनों के लिए? अभी तो ना बोल्डर होगा, पत्थर लोड हो रहा है, कुछ देर में आएगा तो निकलेगा। और उधर बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल हर घर जल योजना के क्रियान्वयन में लेट लतीफ के मद्देनजर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रभात कुमार ने बाढ़ का दौरा किया। बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 1 का निरीक्षण किया और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कार्य की गति थोड़ी धीमी चल रही है, जिसे तेज करने की जरूरत है। इस बाबत कक्ष में मौजूद ठेकेदारों को काम में ढिलाई बरतने वाले स्टाफ को हटाने की सलाह दी गई। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारियों की जांच में पाई गई त्रुटि पर ठेकेदार कितना ध्यान देते हैं और कितनी तेजी से बचे हुए कार्य को निपटाया जाता है। और एक जगह कनेक्शन छुटा हुआ था, उसका शिकायत प्राप्त हुआ था, उसको उसी की जांच की जा रहे थे। काम बड़ा हुआ है बहुत नंबर 8 में 2 से 3 दिन लगभग सभी घरों में कनेक्शन छुटा हुआ है, प्राप्त हो जाएगा। कुछ जगह हाउस कलेक्शन में ओवर ढंग से शिकायत प्राप्त हुआ था, तो सही पाया गया, उसको संवेदक को चेतावनी दिया गया है और उसके जो एजेंसी के जो सुपरवाइजर है उसको हटाने का निर्देश दिया गया है और उसको जो गड़बड़ी था उसको दुरुस्त करना, 2-3 दिन के अंदर उसको दुरुस्त कर दिया गया। और गुमला जिले में कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। कल्याण विभाग की लापरवाही के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति लंबित है। वहीं नेता देवेंद्र ओरांव ने बताया कि ITI और डोमरडीह का कॉलेज स्तर पर सत्यापन होकर DA कल्याण विभाग स्तर सत्यापन हो चुका है और AA सत्यापन होना शेष है। वहीं कल्याण विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि NCVT और उच्च स्तर के कार्यालय ITI शिक्षण संस्थान का कंफर्मेशन सत्यापन लेटर नहीं मिला है, इसी के चलते छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है। वहीं देवेंद्र ओरांव और छात्रों ने मांग की है कि ITI शिक्षण संस्थान की वैधता का सत्यापन की जांच कर जल्द से जल्द छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, वरना 10 दिन के बाद छात्रों के साथ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। राज्य से बाहर के प्राइवेट संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट लोग थे, उन संस्थान जहाँ पे ये बच्चे पढ़ते हैं उनका सत्यापन के लिए गया था पत्र। विभागीय आदेश है कि वैसे ही बच्चों को स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिलेगा जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं। तो सत्यापन के लिए भेजा गया था, पर वहाँ से सत्यापन रिपोर्ट ही नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं OBC वर्ग के छात्रों को प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति मिलती है पोस्ट मैट्रिक के तहत, लेकिन इस वर्ष कल्याण विभाग की तरफ से DA अप्रूव करने के बाद AA अप्रूव नहीं किया गया और अप्रूवल के लिए NCVT के पास भेजा जाता है और NCVT की तरफ से कोई अप्रूवल के लिए चिट्ठी कल्याण विभाग को नहीं दिया जाता है। तो कल्याण विभाग को एक बार मानवता के नाते ITI से संपर्क करके समस्याओं को अवगत कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी कारण जो है इन विद्यार्थियों का 184 विद्यार्थियों का स्टाइपेंड जो है अंधेरे में लटक रहा है। और खबर कैमूर से है, जहां पर मिश्रपुरा गांव के दलित बस्ती में एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसके परिजन खाट पर लेकर
2 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि इस बस्ती में किसी भी बच्चे, नौजवान या बुजुर्ग व्यक्ति की तबियत खराब होती है तो उन्हें खाट पर लेकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस बस्ती में किसी भी वर वधू की शादी होती है तो उन्हें भी पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि इस बस्ती तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं बनी है। ऐसे में इस दलित बस्ती के ग्रामीणों की जान संकट में आ जाती है और इस बस्ती की दुर्दशा देख ग्रामीण भगवान से इसी बात की कामना करते हैं कि यहां कोई बीमार न पड़े। ना खटिया पर ले जाइए तब कोई पास गल, कोई कीड़ा का बिछी में कोई बीमार हो गल तो जाए के हो गल तो खटिया पर जा सकेला। और इतना पानी उड़ के खास में ठेका इलाज कुछ जा सकेला। गर्मी में तन में खेल खान में कुछ जा सकेला, जाने तो हम लोग नहीं जा सकेले। साइकिल से भी जाने लग रास्ता नहीं, खेत सब लाट काट काट सब खेत बना ले बा और आने जाने का हमको सबको भी परेशानी है। पानी में हिल के आदमी जाता ना होता मतलब समझ। अभी हम लोग भट्ठा पर से आ रहे हैं, मजदूर आदमी काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रोहंगा के रहने वाले हैं, खुद रोहंगा। किसी रास्ते जाते हैं? डेली यही रास्ते ही हम लोग का है। तो साइकिल से आ जाते हैं? नहीं, वहीं से उतर कर जाना पड़ता है सर। अच्छा, कितना दूर लगभग? कम से कम यहाँ से कम से कम एक गैधरा गाँव 1 किलोमीटर में पड़ जाएगा। तो मतलब रास्ता एकदम बिल्कुल जर्जर हो गया। हाँ, एकदम जान ही लायक नहीं आदमी को। कितने आदमी परेशान है जाने में रास्ता से। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तुपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब खबर झारखंड से है, जहां पर पिछले कुछ दिनों में कई सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे, जिसके मद्देनजर सरकार ने 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत सिंह को नई जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि प्रशांत सिंह को एडीजी सीडीआई की जिम्मेदारी दी है और अब देखना ये होगा कि आखिर एडीजी सीआईडी की जिम्मेदारी मिलने के बाद, इस नए विभाग में जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके पास क्या कुछ चुनौती होंगी, उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी। इसी को लेकर उनसे खास बातचीत की है हमारे बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा ने। चलिए सुनवाते हैं। अभी हमारे साथ 92 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी प्रशांत सिंह साहब हैं। प्रशांत सिंह साहब कई जगहों पे अपनी सेवा दे चुके हैं और हाल ही में झारखंड सरकार ने इन्हें एडीजी सीआईडी की जिम्मेवारी सौंपी है। इनसे हम बात करते हैं कि पहले इनका कार्यकाल जो था उसमें क्या चुनौतियां रहीं और आगे इस सीआईडी के लिए इनके पास क्या कुछ रोड मैप है। आपको नए जिम्मेवारी के लिए शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। आप कई विभागों में सर काम कर चुके हैं, यहाँ तक कि एसटीएफ में भी रहे हैं और काफी चर्चित रहे हैं आप। पहले का क्या चुनौतियां रही हैं पहले आपके पास? मैं पुलिस विभाग में विजिलेंस शाखा को छोड़ के लगभग सभी शाखाओं में पदस्थापित रह चुका हूं। विशेष शाखा में मेरा 2 बार पदस्थापना हुआ। ट्रेनिंग आईजी के रूप में मैं लगभग 4 साल कार्यरत था, आईजी एसटीएफ के रूप में। तो मेरे को पुलिस की हर विंग में, हर ब्रांच में काम करने का व्यापक अनुभव है। जैप, आर्म्ड पुलिस, जिला पुलिस, अपराध अनुसंधान विभाग, ट्रेनिंग ब्रांच, इवन पुलिस मुख्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए मेरे को पुलिस विभाग में व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ
और उन सभी अनुभवों के आधार पर मैं अपराध अनुसंधान विभाग को भविष्य में और आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। सर, आप ट्रेनिंग आईजी भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो जिस तरह से झारखंड एक नक्सल प्रभावित राज्य माना जाता है और उसमें और किस तरह का प्रशिक्षण की जरूरत है अपने जवानों को या अपने अधिकारियों को, जिससे कि वो नक्सल से और बढ़िया से निपट सके? नहीं, प्रशिक्षण के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी कार्य किया है। भारत सरकार की मदद से झारखंड राज्य में 4 काउंटर इंसर्जेंसी और एंटी टेररिज्म स्कूल की स्थापना हुई, जहां पर जवानों को नक्सल विरुद्ध ट्रेनिंग में प्रशिक्षित किया जाता है। हम लोगों ने वर्ष 2008 में जंगल वॉरफेयर स्कूल की स्थापना करी। तो आरक्षी से लेकर पदाधिकारी संवर्ग तक बुनियादी प्रशिक्षण के अलावा नक्सल विरोधी आंदोलनों के प्रशिक्षण हेतु हम लोगों ने विशेष स्कूल बनाए हैं। विगत 1 वर्ष से कोरोना प्रभावित होने के कारण प्रशिक्षण पे कुछ रोक लगी हुई है, परंतु सरकार के आदेश से प्रशिक्षण दोबारा प्रारंभ होने जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशिक्षण ब्रांच जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे आरक्षी और पदाधिकारी संवर्ग को नक्सल वॉरफेयर और जंगल वॉरफेयर में प्रशिक्षित करेगी। तो सर, क्या कुछ सुधार की जरूरत है? जब आप थे तो काफी टाइम और टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, तो क्या अब कुछ सुधार की जरूरत है या अपग्रेड करने की जरूरत है ट्रेनिंग सिस्टम को? ट्रेनिंग के जो हमारे विभिन्न मॉड्यूल हैं, जो मैनुअल्स हैं, वो वर्तमान में काफी सक्षम है और यदि उनका पूर्णतः पालन किया जाए तो कोई शक नहीं है कि हमारे नक्सलियों के विरुद्ध क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और पूर्व में इसका परिणाम जो है वो नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस हताहतों की संख्या में निरंतर गिरावट आई है। यह अपने आप में दर्शाता है कि प्रशिक्षण के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि है। सर, आप एडीजी रेल भी रहे हैं, तो ये तो एक भारत सरकार का उपक्रम है, लेकिन राज्य के ऑफिसर भी उसमें पदस्थापित होते हैं, तो वहां किस तरह की जिम्मेवारियां होती है सर? रेल विभाग हमारा 2 जिलों में बटा है, एक धनबाद रेल और जमशेदपुर रेल। कुल मिला के 39 थाने और टीओपी झारखंड राज्य में है तथा 1100 के आसपास पुलिसकर्मी रेल विभाग के विभिन्न थानों और आउटपोस्ट में पदस्थापित हैं। रेल में आम लोगों को काफी कंफ्यूजन है, चूंकि रेल आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं तो 2 तरीके के बल सामान्यतः दिखाई पड़ते हैं, एक रेलवे सुरक्षा बल होता है और दूसरी राजकीय रेल पुलिस। तो राजकीय रेल पुलिस का नियंत्रण राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। हम लोगों की जिम्मेवारी बेसिकली रनिंग ट्रेन में क्राइम की है। अगर चलती हुई ट्रेन में किसी भी प्रकार का क्राइम होता है तो उसका अनुसंधान करना तथा दोषियों को सजा दिलाना, ये राजकीय रेल पुलिस की जिम्मेवारी है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म सुरक्षा और अन्य ट्रेनों का एस्कॉर्ट, ये मिलीजुली जिम्मेवारी है। इसमें आरपीएफ भी अपना रोल करती है। आरपीएफ का मुख्य रोल बेसिकली रेलवे संपत्ति की सुरक्षा है, तो वो वाणिज्यिक मामलों से ज्यादा जुड़ी हुई है, जहां पे रेल के द्वारा ढुलाई का कार्य होता है या रेलवे की जो करोड़ों की संपत्ति जो स्टेशनों पे और स्टेशन के आसपास रहती है, उसकी सुरक्षा आरपीएफ की जिम्मेदारी है। परंतु चलती ट्रेन पे क्राइम, किसी भी प्रकार का यदि अपराध होता है तो उसके अनुसंधान की जिम्मेवारी राजकीय रेल पुलिस की होती है। सर, यूं तो राज्य में 24 जिले हैं, लेकिन जो रेल पुलिस है उसके 2 ही एसपी होते हैं, जमशेदपुर और धनबाद। तो क्या आपको लगता है कि और कहीं बढ़ाने की जरूरत है? जो आपने काम किया उस दौरान कुछ ऐसा महसूस हुआ? रेल में पूर्व में रांची रेल एसपी के पद का सृजन का प्रस्ताव था और इस पे काफी हद तक हम लोग आगे भी बढ़े, परंतु रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदन न होने के कारण रांची रेल जिला स्थापित नहीं हो पाया। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में यदि रांची रेल जिले की स्थापना हो जाती है तो रेल पुलिस के कामों को और धार मिलेगी। राज्य सरकार ने सर आपको नई जिम्मेवारी दी है एडीजी सीआईडी की। यहाँ इस विभाग में आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां होंगी और क्या प्राथमिकताएं होंगी आपके लिए? सर्वप्रथम तो मेरी प्राथमिकता होगी कि अभी सीआईडी जिन कांडों का अनुसंधान कर रही है उनके अनुसंधान में तेजी लाई जाए और शीघ्र उनका निष्पादन करके न्यायालय द्वारा
सजा दिलाना सुनिश्चित करें। वर्तमान में हम लोग के पास लगभग 200 के आसपास कांड हैं जो अनुसंधान में चल रहे हैं, जिनको सीआईडी अनुसंधान कर रही है। इसके अलावा जिला पुलिस में ऐसे बहुत से कांड हैं जिनका कंट्रोल सीआईडी करती है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि सीआईडी उच्च दर्जे का अनुसंधान करके एक माइलस्टोन या एक मील का पत्थर स्थापित करे और साथ ही साथ पूरे राज्य पुलिस के अनुसंधान की स्किल्स इस प्रकार से डेवलप हों ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कांडों में सजा दिलाना सुनिश्चित कर सकें। सर, सामान्य तौर पे जिला पुलिस भी अनुसंधान करती है और उससे नहीं हो पाता है तो लोग सीआईडी को जांच रेफर करती है सरकार। तो आखिर इस अनुसंधान में क्या कुछ विशेष होता है सीआईडी के? सीआईडी का अनुसंधान मुख्यतः हमारे यहाँ इंस्पेक्टर तथा डीएसपी रैंक के पदाधिकारी करते हैं। चूंकि वो ज्यादा समय और ज्यादा अनुभवी होते हैं, इसलिए अनुसंधान का स्तर थोड़ा जिला पुलिस अनुसंधान से मैं ये तो नहीं कहूंगा बेहतर, परंतु अनुसंधान की जानकारी ज्यादा है। सीआईडी में ज्यादातर अनुसंधान एक टीम के रूप में किए जाते हैं, जिसमें एक मुख्य अनुसंधानकर्ता जो कि पुलिस निरीक्षक या पुलिस उपाधीक्षक स्तर का होता है और उसके साथ एक सहायक अनुसंधानकर्ताओं की टीम होती है जो कि अनुसंधान में मदद करती है। जिला पुलिस में ज्यादातर कांडों का अनुसंधान अवर निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर या एएसआई रैंक के पदाधिकारियों पर होता है। तो और वहां पर एक पदाधिकारी जो है वो स्वयं एक केस का अनुसंधान करता है, उसके साथ कोई सहायता हेतु टीम या इस प्रकार की टीम नहीं होती है, तथा अन्य लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अधिक जिम्मेदारी होने के कारण अनुसंधान पे उतना ध्यान जिला पुलिस के द्वारा देना संभव नहीं होता है जितना सूक्ष्मता पूर्वक या गहनता पूर्वक या गहराई से अनुसंधान हम लोग अपराध अनुसंधान विभाग में कर सकते हैं। सर, झारखंड राज्य में एक हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, हमेशा न्यूज में भी बना रहता है कि कोयला चोरी और उससे संबंधित कई केसेस सीआईडी के पास हैं। तो क्या कोयला पर कुछ विशेष आपकी नजर होगी, कोयला क्षेत्रों पर? अब आर्थिक अपराध शाखा में कई कांड हैं जो कोयला चोरी से संबंधित हैं। अभी मेरे द्वारा उनकी समीक्षा नहीं की गई है, परंतु मैं प्रयास करूंगा कि आर्थिक अपराध के जितने भी कांड हैं उनका त्वरित अनुसंधान किया जाए और अदालत से सजा सुनिश्चित कराई जा सके। सर, अभी भी सूचना आ रही है, जो कोयला क्षेत्र है वहां से हमारे भी संवाददाता खबर देते हैं कि वहां अभी भी शिकायतें आ रही है कोयला चोरी की। तो क्या आपके तरफ से कोई विशेष टीम बनाई जाएगी या कुछ ऐसा निर्धारित किया जाएगा जिला के एसपी के लिए नियम कानून? नहीं, आर्थिक अपराध का आसूचना हम लोग एकत्रित कर सकते हैं तथा उसको जिला पुलिस को हम लोग प्रेषित कर सकते हैं, परंतु ऐसी कोई टीम जो कि सीआईडी से निर्धारित होगी और वो अन्य जिलों में जाकर कोयला चोरी के कांडों में छापामारी करेगी, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हम लोग आर्थिक अपराध के जो भी मामले आ रहे हैं जिसमें कि खनिज संपदा इत्यादि के चोरी के संज्ञान में आते हैं, उसका जानकारी एकत्रित करेंगे और उसको संबंधित जिले को और पुलिस मुख्यालय को समय समय पर प्रेषित करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप झारखंड के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? झारखंड के लोगों को कोरोना के विरुद्ध एक सक्सेसफुल लड़ाई के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा और मेरी पूरी उम्मीद है कि या तो झारखंड में तीसरी लहर आएगी नहीं, यदि आती भी है तो उसका प्रभाव बहुत सीमित रहेगा और पुनः हम लोग सामान्य जीवन की ओर बढ़े, यही शुभकामनाएं। ये थे प्रशांत सिंह सर। इन्होंने भी कहा कि कोरोना से बचकर रहना है और घरों में रहें, सुरक्षित रहें और उम्मीद करते हैं कि यदि कोरोना का तीसरा वेव आता है तो उससे भी हम सक्सेसफुली निपटेंगे। सहयोगी कुणाल के साथ दीपक ओझा, सावधान न्यूज, रांची। तो आप नए एडीजी सीआईडी अधिकारी को सुन रहे थे जिन्होंने अपनी तरफ से साफ तौर पर कहा है कि जितने भी मामले हैं उनका अनुसंधान जल्द ही किया जाएगा और साथ ही आपको खुद हमारे बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा ने उनसे दिखाया कि किस प्रकार से कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने बात कही और कहा है कि कोरोना बेशक कम हो रहा हो मामले बेशक कम हो रहे हो, लेकिन तीसरी स्ट्रेन अभी भी आना बाकी है, इसलिए खुद सतर्क रहे और आगे जितने भी अपराध है और अपराधी हैं उन पर शिकंजा के द्वारा जरूर कसा जाएगा। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। जामताड़ा जिले के कर्मटान थाना क्षेत्र के पेंडारी में राजस्थान पुलिस और जामताड़ा के पुलिस के पदाधिकारियों के निर्देशानुसार
साइबर पुलिस की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया, जिसके तहत कलाम अंसारी नामक युवक के घर में छापेमारी की गई। इस दौरान कलाम अंसारी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं छापेमारी के क्रम में विकास मंडल को गिरफ्तार किया गया और कलीम अंसारी के कमरे से 14,03,900 रुपए नकदी बरामद की गई है। साथ ही मोबाइल सेट, मोबाइल सिम कार्ड, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। राजस्थान पुलिस के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया कि पिंडारी गांव जो कर्माटार थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर राजस्थान के किसी व्यक्ति के अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया है, साइबर फ्रॉड होगा। ये सूचना उपलब्ध कराने पर यहाँ टीम गठित की गई। उसी कर्माटार पे उसी साइबर थाना सुरेंद्र राय और अन्य लोग जो हैं, उनके द्वारा वहां पर कलीम अंसारी जो पिंडारी गांव का नाम था, उनके घर पर छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान कलीम अंसारी भागने में सफल हुआ। विकास कुमार मंडल जो है उसे गिरफ्तार किया। कलीम अंसारी के घर से 14,03,000 रुपये की बरामदगी हुई है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।